सीतामढ़ी पहुंचे पप्पू यादव, सरकार पर बोला हमला, सरकार की नीतियों को बताया फेल। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने ली वैक्सीन, एमजीएम अस्पताल में लगवाया कोरोना टीका, लोगों से की वैक्सीन लेने की अपील। राज्य भर की रसोइयों का प्रदर्शन, मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे रसोइया, 12 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। और अतिक्रमण पर चला प्रशासन का डंडा, अतिक्रमण करने वालों पर प्रशासन की कार्रवाई, दुकानदारों ने जताया मामले में विरोध। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। बीते दिन लगातार एलजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से एलजेपी छोड़ जेडीयू का दामन थामने की खबर अब तक सामने आई है, जिसके बाद एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान काफी ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। और इसी बीच हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने चिराग को नसीहत देते हुए कहा है कि चिराग को पार्टी की कमांड पशुपति पारस जी को सौंप देनी चाहिए और चिराग पासवान को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, जिस लोक जनशक्ति पार्टी को जन जन के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अपने खून पसीने से सींचा है, उसकी बर्बादी देखकर बड़ा दुख होता है। मेरा चिराग पासवान जी को मुफ्त में एक सलाह है कि अगर वो चाहते हैं कि रामविलास पासवान जी का सपने का बंगला, सपनों का लोचपा बचा रहे, वो विलुप्त ना हो, तो अविलंब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष से इस्तीफा दें और अपने चाचा लोजपा के सांसद, लोजपा को बनाने वाले पशुपति पारस जी को पार्टी की कमान सौंप दें। और झारखंड विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी विधानसभा परिसर के बाहर पक्ष और विपक्ष में नारेबाजी का दौर चलता रहा। और एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष रोजगार के मसले पर वर्तमान सरकार को घेर रहा है। फिर से जो है नौकरी को लेकर यह हंगामा करेंगे, लगता है कि ये लगातार वाली बात ही है। यह लाखों बेरोजगारों के रोजगार का सवाल है और ये सरकार जो है आई थी, मुख्य मुद्दा था कि हम रोजगार देंगे, लेकिन आते के साथ देने की जगह पर रोजगार छीनने का काम किया। इसलिए इतना महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर सदन चलने का कोई औचित्य नहीं है अगर सरकार नहीं मानती है। उस सवालों को छुपाकर, दबाकर देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, रसोई गैस का दाम बेतहाशा बढ़ा हुआ। कहाँ है स्मृति ईरानी जी, कहाँ हैं और लोग जो बात बात में आंदोलन करते थे और कृषि का काला कानून लाकर इस देश को बंधक बनाने का प्रयास हो रहा है। और बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बंगाल के साथ बिहार और झारखंड में बखूबी देखने को मिल रही है। बंगाल में बीजेपी के खिलाफ आरजेडी ने टीएमसी को समर्थन देने का फैसला किया है और इसकी जानकारी मृत्युंजय तिवारी ने दी है। बता दें कि बीते दिन सीएम ममता बनर्जी से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुलाकात की। नहीं दिया जाएगा, इसी संकल्प के साथ हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, श्री तेजस्वी यादव जी ने ये फैसला लिया है कि हर राज्यों की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। बंगाल में बीजेपी को रोकने के उद्देश्य से राजद ने तृणमूल कांग्रेस ममता दीदी को अपना अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है। बंगाल में बीजेपी को रोकने के लिए ममता दीदी मजबूती के साथ खड़ी हैं, तो ममता दीदी को और मजबूती प्रदान करके बंगाल में बीजेपी को घुसने नहीं दिया जाएगा। इसी संकल्प के साथ हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, श्री तेजस्वी यादव जी ने ये फैसला लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ ममता दीदी के समर्थन में वहां बंगाल में खड़ी।
और बिहार में राज्यवासियों को एक बड़ी सौगात मिली है। आज से बिहार में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ई बस में बैठकर विधानसभा के लिए निकले। ये बसें पटना से भोजपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, नालंदा और पूर्वी चंपारण के लिए चलेंगी। बता दें कि इन बसों में 25 इलेक्ट्रिक बसें, 15 लग्जरी बसें, 25 डीलक्स बसें और 30 सेंटीमीटर डीलक्स बसें शामिल हैं। और आज 12 बसों का परिचालन शुरू हो गया है। कार्यक्रम में बिहार सरकार के परिवहन मंत्री, परिवहन सचिव, पटना डीएम और पटना एसएसपी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये परिवहन विभाग की उपलब्धि है जो आप लोग अभी देख रहे हैं, और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच का नतीजा है। जो आप देखते हैं पूरे बिहार में अभी जल जीवन हरियाली का दौर चल रहा है, उसकी प्रशंसा विदेशों में भी हो रही है। इसकी वजह से ही हम लोगों ने सोचा कि परिवहन विभाग के द्वारा भी प्रदूषण को कैसे हम लोग कम करेंगे, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिक बस लाए हैं और सीएनजी की व्यवस्था किए हैं, जो मतलब प्रदूषण को कम करने के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। आप जानते हैं जो इलेक्ट्रिक कार है तब से ही लगातार, उस समय आया था, आप देख जानते ही हैं, उसी समय से लगातार हम लोग चल रहे हैं और कई माननीय मंत्री को और अधिकारियों को भी वही किया गया है इलेक्ट्रिक कार को, और उसी पर लोग जाते हैं। इसी को प्रेरित करने के लिए जब मुझको पहली बार याद है, जब पहली बार उस पर चले तो रास्ते भर कहीं से भी जाते थे, सब लोग उसी पूर्वक देखने लगता था कि क्या है, एक छोटा सा जानते ही है कार जैसा है, तो हम लोग तो लगातार इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद अब बस का भी इस्तेमाल शुरू हो गया। ये कितनी अच्छी बात। 82 बसेस की टोटल शुरुआत की जा रही है, जिसमें 70 डीजल बसेस हैं, 12 इलेक्ट्रिक बसेस हैं, और ये पूरे बिहार को जोड़ेंगी। और इलेक्ट्रिक बसेस की शुरुआत पहली बार बिहार में हो रही है, और इलेक्ट्रिक बसेस के माध्यम से हम लोग प्रदूषण मुक्त पटना की जो कल्पना कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ी शुरुआत है कि किस प्रकार प्रदूषण को कम किया जाए और किस प्रकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाए, ताकि जो डीजल चालित वाहनों से प्रदूषण फैलता है उसमें कमी आ सके। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त नीतीश कुमार जिस ई बस से विधानसभा पहुंचे उस बस कैसा है। ये बस पटना में बसें चलेंगी और इस इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत आज नीतीश कुमार ने कर दी है। नीतीश कुमार आज खुद इस बैठ में बैठकर उनके साथ जो डिप्टी सीएम है तारकिशोर प्रसाद भी पहुंचे हैं, और ये काफ़ी अच्छी बस है, लग्जरी बस है, और इसमें उन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा गया है जो एक बस के होते हुए। देखिए इसमें खड़े होने के लिए बने हुए हैं। ये बसें अब आपको पटना की सड़कों पे दिखेंगी। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं और सबों में सीट बेल्ट लगा हुआ है, यानी पूरी तरह से आधुनिक और इको फ्रेंडली ये बस है। और नीतीश कुमार आज विधानसभा में इस बस को लेकर आए हैं और बस में सवार होकर आए हैं, और वो ये कोशिश कर रहे हैं ये दिखाने की कि इको फ्रेंडली बस है और आने वाले दिनों की जो आने वाला समय है उसकी ये सवारी है। क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दुनिया में खत्म होने वाले हैं, ऐसे में तमाम सुविधाओं से लैस इन बसों को इंट्रोड्यूस किया गया है। देखिए इसमें महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई है, इमरजेंसी विंडोज़ हैं, और देखिए ग्लास मिरर्स कितने अच्छे हैं। ये आप जब बस में चलेंगे तो पूरे पटना की झलक, यानी जो आप सड़कें हैं वहाँ की बाहर की दृश्य हैं वो बहुत अच्छी तरह से देख पाएंगे। दूसरा देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एसी है, ये बस ये पूरी तरह से एसी है, और इस बस में बाहर से अगर देखा जाए तो तमाम ऐसी सुविधाएं दी गई हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है, काफ़ी मॉडर्न है। तो ये बस अब देखिए यहाँ पर निकली है, और बस के आगे आप देखेंगे एक डिस्प्ले लगा हुआ है जिसमें तमाम जगह जहाँ पर पहुँचेंगे आप उसकी पूरी झलक दिखाई गई है। बस चल चुकी है, और इस वक्त बस चल चुकी है। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि इसको पकड़ेंगे हैंडल, और हैंडल पकड़कर यहाँ पर करेंगे, क्योंकि ये बस पूरी तरह से इको फ्रेंडली बस है, साथ साथ में काफ़ी मॉडर्न इक्विप्ड है। तो नीतीश कुमार इस बस से बहुत उन्होंने एक मैसेज दिया है समाज को, सोसाइटी को और पूरे प्रदेश को कि पूरी तरह से जो ये बस है इसको अब आने वाले ज़माने की ये सुविधा है, और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इस तरह की बसें अब बड़ी संख्या में बिहार में इंट्रोड्यूस होने जा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक बस से कैमरा पर्सन सप्तऋषि के साथ। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने
एमजीएम अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन ली। तो वहीं वैक्सीन लेने के बाद उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि अपना समय आने पर आप भी वैक्सीन जरूर लें। और इसके साथ ही वैक्सीन के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि वैक्सीन से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और आज स्वदेशी वैक्सीन लेकर वो बहुत खुश हैं। हाइपरटेंशन, -19 में जिस तरह से लोगों के बीच में आत्मनिर्भर भारत की जो चर्चा है, भारत ने अपना वैक्सीन बनाया और जब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कल उसका टीका लगाया तो एक आत्मविश्वास लोगों में बढ़ा है। उसी आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी भी आज एमजीएम हॉस्पिटल आए और उन्होंने आज टीका लगाया। आज एमजीएम हॉस्पिटल आकर स्वदेशी वैक्सीन लेकर मुझे बेहद खुशी हो रही है और मुझे अनुभव ही नहीं हुआ कि मैं वैक्सीन इंजेक्शन लिया। यह अच्छी व्यवस्था है एमजीएम हॉस्पिटल में, इसके लिए डॉक्टर, पैरामेडिकल्स के सभी स्टाफ को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मैं समस्त झारखंड वासी, देशवासियों सबसे अपील करना चाहता हूँ कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और ब्यूरो चीफ लाला जबीन जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुकी हैं। लाला जबीन जी, जैसा कि वैक्सीनेशन प्रक्रिया जारी है और ये भी देखा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी वैक्सीन लगवाते हुए नजर आए, लेकिन अगर जागरूकता की बात की जाए, लोग, आम जनता कितना ज्यादा जागरूक नजर आ रही वैक्सीन को लेकर के? बिल्कुल आंटी, जिस तरह से कल जो है 1 मार्च के दिन जो है यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री और समेत जो है वेंकैया नायडू सभी ने कोरोना वैक्सीन लगाया, जिसके बाद जो है अब लोगों में थोड़ा सा जो भ्रम था वो थोड़ा सा कम हुआ है। और अब जो है दिशा निर्देश जो है जितने भी यहाँ के नेता जो हैं, जो आला नेता हैं, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री हो गए और सभी जो इतने लोग सब हैं, उन्हें भी इस तरह का आदेश है कि आप लोग भी वहाँ जो अपने क्षेत्र के हैं वो अपने अपने क्षेत्र में वैक्सीन लगाएं। तो उसी के तहत जो है आज जो है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में कोरोना का वैक्सीन लिया है। ये उनका कहना है कि ये मेरे स्वदेशी वैक्सीन को लेकर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे वैक्सीन लेने के बाद किसी तरह का जो कोई दिक्कत नहीं हुआ, किसी तरह का दर्द भी नहीं हुआ। तो ये और साथ साथ जो है वो एक अच्छी यानी जो एमजीएम अस्पताल की अच्छी व्यवस्था के बारे में बताया। मैं बता दूं कि हमेशा सुर्खियों में रहने वाला, हमेशा जब भी यानी देखा जाता था कि रघुवर दास जितना दिन मुख्यमंत्री रहे तो उस टाइम में जो है एमजीएम अस्पताल सुर्खियों में रहा, लेकिन आज उसकी व्यवस्था को लेकर के उन्होंने साधुवाद कहा, अच्छी व्यवस्था बताई। और साथ साथ जो उन्होंने ये भी कहा कि जो अपने आसपास जो भ्रम की स्थिति है उसे नहीं रखें। केंद्र सरकार की यही सोच है कि देश को कोरोना मुक्त बनाए और एकदम जो अच्छी तरीके से लें, क्योंकि जिस तरह से वैक्सीन आ गया है, वैक्सीन अब जो है आपको सरकारी अस्पताल में 250 रुपया का है और जो सरकारी अस्पताल में फ्री में है और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें 250 रेट रखा गया है। तो अब लोगों से एक अपील है कि आप लोग जल्द से जल्द हमें वैक्सीन लें। अगर आपकी बारी आ गई है तो आप वैक्सीन लें, किसी भ्रम में ना पड़े, क्योंकि वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साथ साथ इनका कहना है कि आप लोग यानी कोरोना मुक्त देश को बनाएं। यही यानी उन्होंने ये भी अपील की है कि झारखंड वासी के साथ साथ कोई देशवासी इस मामले वैक्सीन लें और इसमें जागरूकता दिखाएं। अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया लाला जबीन जी तमाम जानकारी के लिए। तो बार बार यही बात कही जा रही है, लोगों से अपील की जा रही है कि लोग वैक्सीन लें, इसके प्रति जागरूकता दिखाएं और ये वैक्सीन लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए है। कोरोना महामारी के खिलाफ है ये वैक्सीन।
और मैथन पावर लिमिटेड की नींव आज से लगभग 10 साल पहले पड़ी थी और तब से स्थानीय लोगों में एक आस सी जगी थी कि उनको उनकी जमीन के बदले नियोजन और मुआवजा मिलेगा। लेकिन आज एमपीएल के आसपास के आदिवासी और हरिजन तबके के लोग अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 10 साल बीत जाने के बाद भी इन्हें नियोजन नहीं मिला है। विस्थापितों की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। झारखंड के कोयलांचल में निरसा और आसपास के ग्रामीणों की हजारों एकड़ की जमीन पर आज मैथन पावर लिमिटेड खड़ा है और यहाँ की बिजली दिल्ली जैसे बड़े शहरों में बेची जा रही है। लेकिन ग्रामीणों की जमीन चली गई, आज वो 2 वक्त की रोटी के मोहताज है। बता दें कि विस्थापितों को जमीन के बदले नौकरी देने का आश्वासन दिया गया था। कहा जा रहा है कि जमीन के बदले लैंड लूजर कार्ड लोगों को जारी किया गया और कहा गया कि 1 वर्ष के अंदर उन्हें नियोजन मिल जाएगा। लेकिन आज 10 साल बाद भी इन्हें आश्वासन के अलावा कुछ और नहीं मिला और ऐसे में अब ये लोग उग्र आंदोलन करने का मन बना रहे हैं। एमपीएल स्थापित होने के बाद जिनको वार्डी बनाया गया है, उन लोगों में से भी बहुत साथी हैं जिनको नियोजन अभी तक नहीं मिला है। उसी के कारण ही हम लोग दौड़ते रहे हैं, नेता लोगों को पकड़ते हैं और हम लोगों का जो मांग है, जो हक है, वो रखते हैं। वो तो वार्डी लोगों की बात है, लेकिन इस आसपास के जो लोग जो लैंड लूजर नहीं हैं, वो लोग बेचारा खाली धूल खा रहे हैं। बने हुए 10 साल करीबन हो गया है और हम लोग यहाँ के वार्डी हैं और इतना दिन से 10 साल से हम लोग यही झेल रहे हैं। खाली बोलता है नौकरी देंगे, अभी तक नहीं दिया है। हम लोग झारखंड सरकार से यही निवेदन करते हैं, हेमंत सोरेन से यही निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग के नौकरी देने की। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जब उनके पास पहले जमीन थी तो वो खेती करके अपना जीवन चलाते थे और अब उनकी जमीन भी चली गई और उन्हें नियोजन भी नहीं मिला। वहीं अब इन लोगों ने झारखंड के सीएम से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है ताकि उन्हें न्याय मिल सके। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार योजनाएं बनाती है और विस्थापन नीति के अनुसार विस्थापितों को मुआवजा देने का भी प्रावधान है। लेकिन एमपीएल के मामले में विस्थापन नीति का भी ख्याल नहीं रखा गया है। 10 साल हो गया एमपीएल बना हुआ, हम लोग का वार्डी बनाया गया है। अभी तक 10 साल के बाद भी अभी तक नियोजन नहीं मिला है। हम लोग नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं। यही हेमंत सोरेन से गुजारिश है कि हम लोग को नौकरी दिलाएं। सबसे दर्द है नौकरी के लिए, अभी तक नियोजन नहीं दिया, काम बना है। एमपीएल बनने से लेकर आज तक करीब 250 विस्थापित परिवार एमपीएल की दोहरी नीति का शिकार हुए हैं और ठगे गए। ये विस्थापित अब उम्मीद भरी निगाहों से झारखंड की हेमंत सरकार की ओर देख रहे हैं। इन्हें उम्मीद है कि शायद अब सीएम हेमंत सोरेन इस मामले पर पहल करें और लोगों को न्याय मिले। फिलहाल इस मामले में अब ये देखना होगा कि ग्रामीणों की आस पूरी हो पाती है या मौजूदा सरकार से भी इन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलेगा। वीआईपी न्यूज के लिए धनबाद से ब्यूरो चीफ अमित सिन्हा की रिपोर्ट। और ब्यूरो चीफ अमित सिन्हा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अमित जी, नियोजन की मांग लगातार इन विस्थापितों की ओर से की जा रही है, लेकिन लंबे समय से यही आरोप लग रहा है इन विस्थापितों की ओर से कि अभी तक उनकी मांगे नहीं सुनी गई। अमित जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल अंजलि, जब से ये एमपीएल यहाँ पे स्टार्ट हुआ उस वक्त से ही लोगों में ये उम्मीद थी कि लोग
जमीन के बदले रोजगार पाएंगे और उनकी जिंदगी जो है वो खुशहाल बीतेगी। लेकिन इसके बाद जो कंपनी में जो अधिकारी और जो मैनेजमेंट के जो भी लोग हैं, उन लोगों ने लोगों को सिर्फ ठगा और सिर्फ आश्वासन देकर रख दिया। क्योंकि जब आपको याद होगा, जब केंद्र में अटल बिहारी जी की सरकार थी, उस वक्त ही लाल कृष्ण आडवाणी केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने इसकी नींव रखी। बीजेपी की झारखंड में सरकार थी, अर्जुन मुंडा सीएम थे। उस दौरान ये पूरी तरह से बंद तैयार हुआ। पूरी एक पूरा जो है खाका तैयार हुआ कि कैसे आम लोग जो रैयत हैं और जो आसपास रहने वाले लोग हैं, उन्हें किस ढंग से इसमें समायोजित करना है, कैसे उन्हें रोजगार देना है। इसको लेकर पूरा एक डाटाबेस तैयार हुआ था और एक एग्रीमेंट हुई थी। तो लेकिन आज की तारीख पे उस एग्रीमेंट का कोई अर्थ ही नहीं रह गया है। उस वक्त ही ये कहा गया था कि जो रैयत है उन्हें तत्काल नियोजन देना है, जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी जो है नियोजित करना है। तो इस ढंग की जो बातें थी वो सिर्फ बातें रह गई और कागजातों में ही जो है सिमट के रह गई। आज लोग जो है मजबूर हो गए हैं और एमपीएल के सामने जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, गेट को जाम कर रहे हैं। आए दिन सभी घटनाएं हो रही है, लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन एमपीएल के कान में जूने रेंग रही है। अब लास्टली जो अभी झारखंड में सरकार है, हेमंत सोरेन जी की सरकार है, जेएमएम और कांग्रेस की, लोगों ने आवाज जताई है कि कम से कम ये सरकार जो झारखंड में बनी है, जो सीएम है वो खुद आदिवासी है, और जो आदिवासी और जो पिछले तबके के लोग हैं, जिन लोगों की जमीन जो है ले ली गई, अब वो लोग जो है सीएम से आस लगा रहे हैं कि उनकी पहल हो और इन लोगों को रोजगार मिल सके। अंजलि। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम जानकारी के लिए। तो लोगों को उनकी जमीन के बदले ना तो नियोजन मिला, ना ही मुआवजा मिला, और उनकी यही आस कई सालों से है कि उनको कब नियोजन और मुआवजा मिलेगा। लेकिन अभी तक उनकी ये आस सिर्फ उम्मीदों पर टिकी है और अब ये धरना प्रदर्शन का दौर भी शुरू हो गया है। और एमपीएल विस्थापित नेता अशोक मंडल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक मंडल जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। हेलो अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। बोलिए। अशोक जी, लंबे समय से ये मांग चलती आ रही है कि नियोजन और मुआवजा मिलेगा जमीन के बदले, लेकिन जैसा कि आरोप लग रहे हैं कंपनी पर कि अभी तक उनको और आपको ना तो मुआवजा मिला है और ना ही नियोजन मिला। नहीं, सवाल क्या है, नहीं मिला कुछ नहीं, ये बात तो गलत होगा। 2002-03 में जमीन अधिग्रहण हुआ माइथन पावर लिमिटेड का, और उसमें 1585 आदमी अवार्डी था, और उस अवार्डी के अंदर में लगभग 700-800 आदमी जो है उसको मुआवजा मिला है, लेकिन शेष बचे लोगों का ना नौकरी मिला है ना कोई अवार्ड माने मुआवजा मिला है। तो जिसके कारण यहाँ के जो अवार्डीज है, जो विस्थापित है, वो अपना आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आप जैसा कि जानकारी दे रहे हैं कि कुछ लोगों को मिला है और कुछ लोगों को नहीं मिला है, तो ऐसा क्यों? ऐसा एक पैनल सिस्टम बना था जिसके कारण कुछ लोग अभी तक आज के दिन में माइथन पावर लिमिटेड मौन बना चुका है और किसी को हम नौकरी नहीं देंगे। ये सरासर गलत है। जो इकरारनामा हुआ था विस्थापित के लोगों के साथ, उस इकरारनामा में सारे लोगों को उन्होंने नौकरी और मुआवजा देने की बात कहा था, लेकिन आज उस जगह पर वहां से मुकरने का काम कर रहा है। जिला प्रशासन से लेके झारखंड सरकार, तत्कालीन झारखंड सरकार का इसका क्या बोलते हैं, मीडिया का रोल किया था और इकरारनामा भी हुआ था, लेकिन आज के दिन में माइथन पावर लिमिटेड इससे मुकरने का काम कर रहा है। और जिम्मेदार अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? मैथन पावर लिमिटेड से जो लोग भी जुड़े हुए हैं उनका क्या कुछ जवाब आ रहा है? देखिए, एक चीज बता रहे हैं ना, वो आज के दिन में माइथन पावर लिमिटेड का कहने का है कि हम लोग और किसी को नौकरी नहीं दे पाएंगे, इसके बदले में हम लोग 2 लाख रुपया करके 3 लाख रुपया करके देने का काम करेंगे। तो हम लोग बोले हैं कि हमारा यहाँ पर दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है,
तो उसने एक आदमी को नौकरी के बदले में 15 लाख रुपया तक देने का काम किया है। तो हमने मांगा है अगर तुम नौकरी नहीं दे सकते हो 15 लाख रुपया करके मुआवजा घोषणा करने का भी काम करो, जो अभी तक नहीं कर रहा है। और कितना समय हो गया है इस तरीके से मांग करते हुए? लगभग 10 साल हो गया, बीत गया है, अभी तक नहीं मिला है। हम लोग झारखंड सरकार के मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी से भी हम लोग इस बात का मांग किए हैं, जिला प्रशासन से भी मांग करने का काम किए हैं कि हमें हक अधिकार मिले। लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है इस पूरे मामले में। अभी तक सुनवाई नहीं हुआ, जिसके कारण आपका मीडिया का हमसे सहारा चाहिए और जिला प्रशासन के पास ये बात मैसेज के रूप में जाना चाहिए। हमारे माननीय सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जी के पास भी ये बात मीडिया के माध्यम से जाना चाहिए। यही हम आप सबसे बिल्कुल हम भी यही चाहेंगे कि आपकी ये सारी बातें हमारे जरिए पहुंचे सरकार तक और आपकी जितनी भी मांग है जल्द से जल्द सुनी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए हमारे माध्यम से। तो ये थे एमपीएल विस्थापित नेता अशोक मंडल जी, जो उन तमाम विस्थापितों की बातें हमारे जरिए रख रहे थे और जिनकी मांग है कि भले ही रोजगार नहीं लेकिन कम से कम मुआवजा तो दे दिया जाए उनकी जमीन के बदले। लेकिन देखिए 10 साल हो चुके हैं और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और हम यही उम्मीद करते हैं कि उनकी सुनवाई जल्द से जल्द हो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।